Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने civics के chapter number 2 को cover किया था, right? And I hope कि आपने अच्छे से उस chapter को learn कर लिया है, revise कर लिया है. Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 3, and the title of the chapter is how the state government work. हम देखने वाले हैं कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, कैसे वर्क करती है, राइट? सो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सो इन टुडेज क्लास वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल नो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर. देन हम एनालाइज करेंगे डिवीजन ऑफ पावर्स विद इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड हम डिस्क्राइब करेंगे रोल्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट के. लास्ट में हम एग्जामिन करने वाले हैं फंक्शनिंग ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें इंक्लूड है आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी. सो इन सारे ही टॉपिक को हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो सबसे पहले आपको दिया गया है बच्चों इंटरैक्टिव, और इंटरैक्टिव में आपको एक सिनेरियो दिया गया है. सो इमेजिन अ सिनेरियो वेयर देयर इज ओनली वन टीचर फॉर द एंटायर स्कूल. मतलब कि पूरे स्कूल के लिए सिर्फ एक ही टीचर हो एंड शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्कूल ऑपरेशंस. और बच्चों वो रिस्पॉन्सिबल हो कि जितने भी स्कूल के ऑपरेशंस होते हैं इन एवरी एस्पेक्ट वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो. व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक दैट दिस टीचर वुड एनकाउंटर? और आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि इस टीचर को फेस करना पड़ेगा? एंड डू यू बिलीव दैट द टीचर वुड बी केपेबल ऑफ एड्रेसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स सिंगल हैंडेडली? और क्या आपको लगता है कि वो जो टीचर हैं वो इतनी केपेबली क्या कर पाएंगी, एड्रेस कर पाएंगी प्रॉब्लम्स को और कंसर्न्स को सिंगल हैंडेडली? क्योंकि उनकी हेल्प करने के लिए तो कोई नहीं है, सिर्फ वही क्या कर रही हैं, वो अकेले संभाल रही हैं. सिमिलरली जस्ट एज हैविंग अ सिंगल टीचर फॉर एन एंटायर स्कूल वुड पोज चैलेंजेस. जैसे कि अगर सिंगल टीचर पूरे स्कूल को संभालेगा तो बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ेगा. वैसे ही बच्चों जो नेशनल गवर्नमेंट होती है वो भी स्ट्रगल करती है एड्रेस करने में डाइवर्स रेंज ऑफ इश्यूज को जो कि डिफरेंट रीजन्स फेस करते हैं. इसी वजह से क्या हुआ है, इसी वजह से एस्टैब्लिशमेंट हुई है स्टेट गवर्नमेंट की. नाउ इसकी वजह से क्या देखने को मिला कि ज्यादा इफेक्टिव गवर्नेंस हमें देखने को मिली है लोकल लेवल पे, और इससे इंश्योर भी होता है कि हर एक स्टेट मैनेज हो रहा है मोर एफिशिएंटली. सो हमने देखा है कि हमारे कंट्री में क्या है, दो टाइप की गवर्नमेंट है, एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, राइट? तो इस चैप्टर में हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे. सो हमारे इंडिया के टोटल 28 स्टेट्स हैं और 28 स्टेट्स में हमें स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है. अब स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्टेट में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, राइट, चाहे वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने से रिलेटेड हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो सैनिटेशन से रिलेटेड हो, बेसिक नीड्स से रिलेटेड हो, रोडवेज हो, तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम किसका होता है, ये होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट का. Now, our constitution has divided the power between central government and the state government. हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर को डिवाइड किया हुआ है किसके बीच में बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. नाउ ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं ये एम्पावर होते हैं टू मेक लॉज ऑन 66 सब्जेक्ट्स जो कि किसके अंडर गिवन है, स्टेट लिस्ट के अंडर गिवन है. ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं आपके एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लैंड रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, पंचायत राज, लोकल गवर्नमेंट्स एक्सेट्रा. नाउ ये जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन 47 सब्जेक्ट्स जो कि किसके अंडर गिवन है, आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर गिवन है. नाउ इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं आपके एजुकेशन, मैरिज, डाइवोर्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा. बट जो स्टेट लॉज होते हैं ऑन दिस लिस्ट विल बी वैलिड एज लॉन्ग एज दे डू नॉट गो अगेंस्ट द सेंट्रल लॉज ऑन दी सब्जेक्ट. तो बच्चों यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो स्टेट है वो लॉज को भी बना सकते हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट पे बना सकते हैं वो सारे ही मैंने आपको अभी बताए हैं. और उन्होंने कहा है कि जितने भी स्टेट के लॉज होते हैं वो वैलिड होते हैं कब तक, जब तक कि वो सेंट्रल लॉ को वायलेट नहीं करते या फिर सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट नहीं होते, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट.
Now coming to our very first topic जो कि है the state legislature. So there is a representative form of government at the state level. Now हर एक स्टेट के पास एक लेजिस्लेचर होता है एंड इलेक्शंस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ताकि चूज कर पाए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. नाउ जो स्टेट लेजिस्लेचर है दे आर द लॉ मेकिंग अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट. तो आपको याद रखना है कि लॉ मेकिंग अथॉरिटीज कौन होती है बच्चों, वो होती है आपकी स्टेट लेजिस्लेचर, राइट. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ओनली हैव वन हाउस इन देयर लेजिस्लेचर जो कि है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप विधानसभा के नाम से भी जानते हो. वाइल जो अदर्स होते हैं दे हैव टू हाउसेस जो कि होते हैं विधानसभा या फिर आप बोल सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली. That is the lower house and the विधान परिषद और legislative council, right? The upper house ये सारे क्या होते हैं, ये आपके houses होते हैं. एक आपका upper house होता है, एक आपका lower house होता है. States having bicameral legislature include your Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Bihar and Karnataka. Now coming to our next topic जो कि है विधान सभा और legislative assembly. हर एक स्टेट की क्या होती है बच्चों, हर एक स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या फिर विधान सभा होती है. नाउ इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर हम बोल सकते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में MLA, राइट. नाउ विधानसभा क्या है, विधानसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड जो पीपल होते हैं स्टेट के वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ दिस हाउस को. मतलब कि जो भी स्टेट में लोग हैं जो भी रह रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट कर सकते हैं मेंबर ऑफ योर विधानसभा. नाउ इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि वो जो स्टेट है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, बट वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 500 सीट से इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट. सिमिलरली अगर हम देखें तो 60 से कम मेंबर्स भी नहीं होने चाहिए एट अ टाइम और 500 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए. देयर आर सम स्मॉल स्टेट. अब बच्चों हमने देखा है कि इंडिया में अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो एरिया वाइज हमारे पास लार्जेस्ट स्टेट भी है, हमारे पास स्मॉलेस्ट स्टेट भी हैं. तो जितने भी स्मॉलेस्ट स्टेट है जैसे कि आपके मिजोरम है, गोवा है विच हैव असेंबलीज विद लेस देन 60 मेंबर्स अंडर स्पेशल प्रोविजन. तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ की असेंबलीज में लेस देन 60 मेंबर्स हैं लेकिन वो अंडर स्पेशल प्रोविजन है, राइट. नाउ जो भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के उनको इलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एंड थ्रू अ सीक्रेट बैलेट्स. नाउ सर्टेन सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व किसके लिए होती है, शेड्यूल कास्ट के लिए होती है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी जो सीट है वो यहाँ पे रिजर्व रहती है. अब यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है विधानसभा ऑफ उत्तर प्रदेश. नाउ इन ऑर्डर टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, अगर किसी को लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो जो पर्सन है उसके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. जैसे कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस, कि वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया का. दूसरी चीज उसकी जो एज है वो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. उसके अलावा उसका जो नेम है वो वोटर लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए. ये सारी ही क्या है, ये सारी ही रिक्वायरमेंट है मेंबर बनने के लिए. नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है बच्चों, ये पिक्चर है आपके विधानसभा जो कि वेस्ट बंगाल का है, राइट. नाउ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इलेक्शन हर एक स्टेट के पास क्या है, हर एक स्टेट को हमने डिवाइड किया है नंबर ऑफ इलेक्टोरल एरियाज में और कॉन्स्टिट्यूंसीज में. सो द पीपल टू इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी the member of scheduled caste and scheduled tribes can contest election from the reserved constituencies. तो जितने भी क्या होते हैं बच्चों, मेंबर होते हैं शेड्यूल कास्ट के या फिर ट्राइब के, वो क्या कर सकते हैं, वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन में थ्रू देयर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज. नाउ ये जो इलेक्शन कमिश्नर होती है, कमीशंस होती है, ये होल्ड करती है इलेक्शंस को. एंड आपको ये याद भी रखना है कि इलेक्शन को कौन होल्ड करता है बच्चों, इलेक्शन कमीशन, राइट. यही आपके इलेक्शंस कराते हैं. सो ऑन द डे ऑफ इलेक्शन कोई भी सिटीजन जिसकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा होती है एंड जिसका नाम इंक्लूड होता है वोटर लिस्ट में, वो अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं. नाउ जो कैंडिडेट है जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट मिलते हैं उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द
रिटर्निंग ऑफिसर। नाउ कमिंग टू द पिक्चर, ये पिक्चर है विधानसभा की, कहाँ की बच्चों, हरियाणा एंड पंजाब की। सून आफ्टर द इलेक्शन जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं एक पर्सन को फ्रॉम अमंग देमसेल्फ, मतलब कि जितने भी मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उसमें से वो सारे मेंबर्स आपस में बात करते हैं और एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं। सो स्पीकर एंड अनदर एज डेप्यूटी स्पीकर टू प्रिसाइड ओवर द हाउस एंड कंडक्ट इज प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, वो स्पीकर बन जाता है एंड डिप्यूटी स्पीकर भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्मली जो टेन्योर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 5 साल का होता है, मतलब हर 5 साल में आपको इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। हाउएवर अगर हम देखें ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो गवर्नर है वो डिसॉल्व कर सकता है हाउस को इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, राइट। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल declared in a state, the legislative assembly can be dissolved earlier also। अगर प्रेसिडेंट का रूल डिक्लेयर होता है किसी भी स्टेट में तो वहाँ की जो असेंबली है वो उसी टाइम पे डिसॉल्व कर दी जाती है। सिमिलरली इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर हम बात करें, उसका जो टर्म है उसको एक्सटेंड भी किया जाता है एट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी परमिशन से होगा, वो प्रेसिडेंट की परमिशन से होगा। बट जो न्यू असेंबली होती है उसको इलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है विद इन 6 months ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ इमरजेंसी, राइट। सो जैसे टर्मिनेशन हुआ, राइट, टर्मिनेशन करवाया हमने इमरजेंसी की वजह से, तो उसके 6 month के पीरियड में ही आपको नई असेंबली को फॉर्म करना पड़ेगा। अब असेंबली को डिसॉल्व किसने किया, उसका पावर होता है सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। नाउ कमिंग टू फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो जो फंक्शंस होते हैं किसके बच्चों, स्पीकर के, तो वो क्या होते हैं, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द हाउस एंड कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स। जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, कंडक्ट करवाता है प्रोसीडिंग्स को एंड वो मेंटेन करता है ऑर्डर का इन द हाउस। उसको अलोकेट किया जाता है टाइम फॉर डिस्कशन ऑन वेरियस टॉपिक्स, वो डिस्कस करते हैं वेरियस टॉपिक में जो कि मेंशन होता है उनके एजेंडा में, राइट। उसके अलावा ये अलाउ करते हैं मेंबर्स को टू स्पीक ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड जितने भी स्पीचेस होते हैं वो भी यही एड्रेस करते हैं। उसके अलावा ये डिसाइड करते हैं वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और एन ऑर्डिनरी बिल, जो बिल है वो मनी बिल है या फिर ऑर्डिनरी बिल है। उसके अलावा इन केस ऑफ मिसकंडक्टेड बाय एनी मेंबर, जो स्पीकर होते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं उनको कि वो हाउस छोड़ के चले जाएं। उसके अलावा वो एडमिट करते हैं मोशंस को, रेजोल्यूशंस को एंड क्वेश्चंस को, और वो साइन भी करते हैं बिल को ऑन द बिहाफ ऑफ द हाउस। उसके अलावा ये अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को फॉर एनी कमिटी ऑफ द हाउस, और ये रिसीव करते हैं सारे ही कम्युनिकेशंस को जो कि एड्रेस होते हैं हाउस में। तो ये सारे ही फंक्शंस थे आपके स्पीकर के। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद। नाउ विधान परिषद क्या है बच्चों, परमानेंट हाउस होता है एंड इसको हम कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड इट इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये क्या है, ये आपका अपर हाउस है। नाउ द मेंबर ऑफ दिस हाउस आर नोन एज द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हम MLC के नाम से भी जानते हैं। एंड अ स्टेट जिसके पास क्या नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, वो क्रिएट कर सकता है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को, कैसे, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट बाय द 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो बच्चों वोटिंग से क्या हो सकता है, यहाँ पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक काउंसिल को यहाँ पे बना सकते हैं। जो रेजोल्यूशन होता है वो भेज दिया जाता है कहाँ पे, पार्लियामेंट में फॉर द अप्रूवल। जैसे ही अप्रूवल रिसीव हो जाता है तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्रिएट हो जाता है। नाउ जो टोटल नंबर होती है मेंबर्स के ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वो एक्सीड नहीं होने चाहिए 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के। नाउ इन ऑर्डर टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हमें देखनी पड़ेंगी, तो सबसे पहला तो कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरी चीज उसकी एज 30 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए या फिर 30 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए, या फिर he should not hold any office profit, कोई भी ऑफिस का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। उसका जो नेम है वो इंक्लूड होना चाहिए वोटर लिस्ट में, ठीक है, तो वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए। सो ये सारी ही थी क्वालिफिकेशंस। नाउ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड बाय इलेक्टिंग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जब हम क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को इलेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, सो जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफ दैट स्टेट
वो इलेक्ट करते हैं 1/3 ऑफ द मेंबर्स को। जितने भी लोकल बॉडीज होती हैं जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, वो इलेक्ट करते हैं 1/3 ऑफ द मेंबर्स को। एंड 1/12 ऑफ द मेंबर्स उसको इलेक्ट किया जाता है ग्रेजुएट्स को ऑफ 3 ईयर स्टैंडिंग। देन 1/12 ऑफ द मेंबर्स उनको इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम टीचर्स कम्युनिटी। एंड ये जो टीचर्स होते हैं दे मस्ट बी इंगेज इन टीचिंग, राइट, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल्स। मतलब कि सेकेंडरी स्कूल से कम में अगर पढ़ाते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। जो 1/6 ऑफ द मेंबर्स होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम अमंगस रिनाउंड पर्संस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। तो बच्चों ऐसे लोग जो कि किस में है बच्चों, जो कि आर्ट के फील्ड में है, साइंस के फील्ड में है, लिटरेचर के फील्ड में है, सोशल सर्विस के फील्ड में है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे नॉमिनेट हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टेन्योर ऑफ ऑफिस। विधान परिषद क्या है बच्चों, परमानेंट हाउस है एंड हर एक मेंबर यहाँ पे सर्व करता है फॉर 6 इयर्स एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स वो रिटायर होते हैं हर 2 साल में। इसका मतलब क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो सर्व करते हैं 6 साल के लिए। नाउ इसी वजह से thus the term of a member of विधान परिषद is 6 years। और इसी वजह से जो टर्म है किसका बच्चों, मेंबर्स का, कहाँ का, विधान परिषद का, वो 6 साल का होता है। Then we have प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। जो चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस को ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इन दी विधान परिषद। नाउ जितने भी मेंबर्स होते हैं विधान परिषद के वो इलेक्ट करते हैं किसको, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। मतलब अपने से ही क्या करते हैं, चूज करते हैं कि कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बनेगा। फिर हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो मेन फंक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेचर का वो क्या होता है, लेजिस्लेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मेकिंग एंड पासिंग लॉज। लॉज को बनाना, लॉज को पास करना, ये किसका काम होता है, ये काम होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। नाउ ये जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो बनाती है और इनैक्ट करती है लॉ को ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लेवल। नाउ सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉज बना सकती है 66 सब्जेक्ट्स पे एंड इट इज गिवन अंडर द स्टेट लिस्ट एंड 47 सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं विच इज गिवन अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। और इन्हीं सब्जेक्ट पे वो लोग लॉज को बना सकते हैं। बट अगर स्टेट का लॉ क्या हो रहा है, या फिर अगर स्टेट का लॉ कॉन्करेंट लिस्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी उन्होंने लॉ को पास किया है वो अगेंस्ट जा रहा है, किसके अगेंस्ट जा रहा है बच्चों, सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो जो लॉ बनाया है वो कैसा है, वो इनइफेक्टिव है और उसको पास नहीं किया जाता। नाउ जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो पास करती है मनी बिल्स को एंड बजट को। जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो पास करती है ऑर्डिनेंसेस को एंड विच वर इशूड बाय द गवर्नर। एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इट वाज नॉट इन दिस सेशन। उसके अलावा रैटिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट्स विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट pertaining to the powers of the state government। फिफ्थ पॉइंट में आपको बताया है कि जो भी स्टेट लेजिस्लेचर होता है they can ask any questions and वो criticize भी कर सकते हैं wrong policies को of your state government and वो suggestions भी दे सकते हैं। In this way होगा क्या कि it puts a control over the executive as well and it can also move an adjournment motion, right? कॉल अटेंशन मोशन, जिसको हम अटेंशन मोशन के नाम से भी जानते हैं एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से भी जानते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दी फंक्शंस। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, राइट। सो द गवर्नर है स्टेट का इज नॉट इलेक्टेड बट अपॉइंटेड। इसको इलेक्ट नहीं किया जाता लेकिन इसको क्या किया जाता है बच्चों, अपॉइंट किया जाता है। और कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, राइट। नाउ ये क्या करते हैं, ये एंजॉय करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स को। कौन एंजॉय करता है बच्चों, ये जो हमारे गवर्नर होते हैं। और ये एंजॉय करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स को एंड
डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स को, बट उनके जो पावर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। द यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट, जितने भी आपके क्या है यूनियन टेरिटरीज हैं वो एडमिनिस्ट्रेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, जो कि अपॉइंट करते हैं सूटेबल ऑफिसर्स को फॉर द पर्पस। सो दैट्स द वर्क ऑफ अ गवर्नर। और गवर्नर कितने टाइम के लिए सर्व करते हैं ये आपको याद रखना है, दैट इज फॉर 5 years। और इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, राइट। नाउ कमिंग टू गवर्नर। सो गवर्नर क्या है बच्चों? गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट एंड वो एक्ट करते हैं एक कंसल्टेशन की तरह विद द कैबिनेट। उनकी जो पोजीशन होती है वो काफी स्मॉलर होती है टू द प्रेसिडेंट, लेकिन जो गवर्नर होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और वो एक्ट करते हैं एडवाइसेस ऑफ द कैबिनेट पे। नाउ कमिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए गवर्नर बनने के लिए। सो जो प्रेसिडेंट होती हैं वही अपॉइंट करती है पर्सन को। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे कि करंटली हमारे जो इंडिया की प्रेसिडेंट है वो कौन है, राइट। नाउ कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे फर्स्ट तो ये है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरी चीज, उसकी एज 35 years से कम नहीं होनी चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट का और या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का, एंड कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड नहीं करना चाहिए। तो ये सारे क्या है? ये सारे आपके क्वालिफिकेशंस है जो कि होनी चाहिए टू बी अ गवर्नर, राइट। नाउ कमिंग टू टेन्योर ऑफ द गवर्नर। सो जो टेन्योर होता है गवर्नर का या फिर जो गवर्नर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और एज लॉन्ग एज अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो रह सकते हैं। नाउ ही इज अकाउंटेबल डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट। तो बच्चों जो गवर्नर होते हैं वो किसी को अकाउंटेबल नहीं होते, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को ही अकाउंटेबल होते हैं टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द पावर ऑफ गवर्नर। अब हम देखने वाले हैं कि गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर होती है। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स को। एग्जीक्यूटिव पावर्स जितनी भी स्टेट की होती है वो सब किसके पास होती है? वो होती है गवर्नर के पास, एंड शेल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम, और उसको ही वो पावर्स यूज करनी चाहिए। या तो वो डायरेक्टली भी कर सकता है या फिर अपने ऑफिसर्स के थ्रू भी कर सकता है। नाउ आपको यहाँ पे बोला गया है, हाउएवर ही एक्सरसाइज दीज पावर्स इन कंसल्टेशन विद अदर काउंसिल मिनिस्टर्स ओनली। और वो क्या कर सकता है? वो एक्सरसाइज भी कर सकता है इन पावर्स को, लेकिन उसको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी किसके साथ? विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, राइट। नाउ फर्स्ट पॉइंट सेज वो क्या करते हैं? वो अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ द पार्टी को, जो कि ऑब्टेन करता है मेजॉरिटी को इन द इलेक्शन एज द चीफ मिनिस्टर। मतलब कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं और उस पार्टी में से एक मेंबर को एज अ चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करने का काम इनका होता है। ये अपॉइंट करते हैं अदर मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। उसके अलावा ये अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को एंड चेयरमैन को एंड मेंबर्स को ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। देन ये कंसल्ट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। मतलब कि जो स्टेट हाई कोर्ट के क्या होते हैं? जजेस होते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम भी इनका होता है और ये प्रेसिडेंट के साथ मिलकर इस काम को करते हैं। उसके अलावा ये अपॉइंट करते हैं जजेस को फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एज वेल। नाउ कमिंग टू सेकेंड पावर जो कि होती है लेजिस्लेटिव पावर। कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता जब तक गवर्नर का अप्रूवल नहीं मिल जाता। दूसरी चीज, वो समन करते हैं सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली को, वो नॉमिनेट कर सकते हैं 1/6 मेंबर को ऑफ योर लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि विधान परिषद, और वो इशू भी कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस को। नाउ कमिंग टू द थर्ड पावर जो कि होती है जुडिशियल पावर। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं जज को ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर, जो कि हमने पहले के पॉइंट में भी देखा है। जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं जजेस को ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके अलावा जो गवर्नर होते हैं वो ग्रांट करते हैं पार्डन को टू अ कॉन्विक्ट एंड ही कैन इवन रिड्यूस और सस्पेंड हिज पनिशमेंट। तो वो क्या कर सकते हैं? वो किसी भी क्रिमिनल की या फिर किसी भी कॉन्विक्ट की जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं या तो सस्पेंड भी कर सकते हैं। ये पावर उनके पास होती है। नाउ यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। फिर आते हैं आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स। जो गवर्नर होते हैं वो यूज करते हैं इस पावर को
ओनली इफ रिक्वायर्ड, जब उसकी ज़रूरत होती है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो गवर्नर होते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं कुछ स्पेशल पावर्स को खुद से ही, और उसी पावर्स को ही हम डिस्क्रिशनरी पावर्स के नाम से जानते हैं। इन एक्सरसाइजिंग दिस पावर्स जो गवर्नर होता है, गवर्नर इज नॉट बाउंड टू कंसिडर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि इसमें वो बाउंड नहीं होते हैं कि उनको एडवाइस लेना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। एंड वो इवन रिपोर्ट भी करते हैं प्रेसिडेंट को दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज नॉट बीइंग रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। और बच्चों वो क्या देखते हैं, वो बताते हैं प्रेसिडेंट को कि स्टेट क्या नहीं कर रहा है, जो स्टेट है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेस के अकॉर्डिंग नहीं चला रहा है। इन दैट केस जो प्रेसिडेंट रूल है दे कैन बी इम्पोज्ड इन द स्टेट। तो हम उस टाइम पे स्टेट में क्या करते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल को लागू करते हैं। ही कैन रिजर्व एनी बिल, वो किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं एंड पास भी कर सकते हैं बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ अगर कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं जीतती है इलेक्शन में, तो जो गवर्नर होते हैं उनके पास डिस्क्रिशन होता है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर को ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनल जजमेंट। अगर कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी पे वोट नहीं मिलते हैं तो जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं किसको, सीएम को, किसके बेसिस पे, अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे। Now coming to our next topic जो कि है the chief minister and his cabinet in the state। अगर हम देखें the real executive powers it is vested in the chief minister। वो क्या होते हैं, वो real head होते हैं particular state के। Now all of the powers of governor are exercised by him। तो जितनी भी powers होती हैं बच्चों किसकी, जितनी भी powers होती है गवर्नर की, वो किसके द्वारा एक्सरसाइज होती है, by the chief minister। ये क्या कर सकते हैं, ये एक्ट करते हैं freely in all the field of state list। नाउ जो गवर्नर होते हैं वो एक्ट करते हैं सिर्फ कंसल्टेशन में विद द चीफ मिनिस्टर। नाउ इफ द चीफ मिनिस्टर एंजॉय मेजॉरिटी ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। अगर चीफ मिनिस्टर मेजॉरिटी में जीतते हैं तो उनको उनके ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ 5 years। He can ask any minister to resign any time। वो किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं किसी भी टाइम पीरियड में। एंड वो लीडर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। नाउ ये क्या करते हैं, he presides over meeting of the cabinet। नाउ कमिंग टू कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है सीएम बनने के लिए, राइट। सो द चीफ मिनिस्टर इज अ स्टेट शुड बी अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर। जो भी चीफ मिनिस्टर है स्टेट का वो मेंबर होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटर का। So if a person is elected chief minister who is not a member of legislature, then he or she must become a member within 6 months। तो अगर ऐसे सीएम को चुनते हैं जो कि मेंबर नहीं है किसके बच्चों, आपके लेजिस्लेचर के, तो उनको विद इन 6 months अराउंड क्या होना पड़ेगा, उसका मेंबर बनना पड़ेगा। Now all his qualification to become a CM of a state is the same as applied to ordinary legislature। जो भी क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है सीएम बनने के लिए, वो सारी ही क्वालिफिकेशन ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर बनने के लिए भी चाहिए होती हैं। द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर क्या करता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में वोट्स को गेन करती है उसी में से एक मेंबर को सीएम बनाते हैं। नाउ व्हाट आर द पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। सबसे पहली पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कैबिनेट। जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को इन कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर। दूसरी चीज अलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो फ्री होते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट वेरियस डिपार्टमेंट अमंग हिज मिनिस्टर्स। जैसे कि वो रिमूव कर सकते हैं किसी भी मिनिस्टर को किसी भी टाइम। देन लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो लीडर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के एंड वो लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के भी। नाउ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ मीटिंग्स। तो जो स्पीकर होता है बच्चों किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो प्रिपेयर करते हैं शेड्यूल ऑफ मीटिंग्स को ऑफ द असेंबली। और वो कंसल्टेशन किससे लेते हैं, वो लेते हैं चीफ मिनिस्टर से। देन प्रिंसिपल एडवाइजर टू द गवर्नर। चीफ मिनिस्टर क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं किसके, आपके गवर्नर के, एंड वो उनको एडवाइस भी करते हैं टाइम टू टाइम। देन वी हैव
अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, सीएम होते हैं, वो एक लिंक की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द गवर्नर एंड योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो कन्वे करते हैं सारे व्यूज को ऑफ द गवर्नर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन वी हैव स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी को। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर मोर और लेस अलाइक। तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है सारे स्टेट्स की, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो, वो हमें सेम ही देखने को मिलती है। नाउ जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है स्टेट की, उसको रन किया जाता है इन द नेम ऑफ गवर्नर, जो कि क्या होता है, जो कि एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। नाउ जो रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट है वो है चीफ मिनिस्टर, जो कि क्या होता है बच्चों, हु हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है। नाउ द मिनिस्टर्स आर दी हेड्स। मिनिस्टर्स क्या होते हैं बच्चों, हेड होते हैं एंड कंट्रोल होते हैं डिफरेंट मिनिस्टर्स के, एंड वो डिसीजंस को लेते हैं ऑन पॉलिसी मैटर्स एंड द सेम आर इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑफिशियल्स इन द मिनिस्ट्री। और इनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, और इम्प्लीमेंट करने का काम होता है ऑफिशियल्स का, जो कि मिनिस्ट्री में प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों हर एक मिनिस्ट्री के पास एक सेक्रेटरी होता है, जो कि नॉर्मली कौन होता है, एक IAS ऑफिसर होता है, एंड उसको असिस्ट किया जाता है बाय द जॉइंट सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं या फिर सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, जो कि इनको क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। नाउ ये जो सेक्रेटरी है ये भी एक लिंक की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। नाउ किसी भी अगर हम गवर्नमेंट के सक्सेस की बात करें तो वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एफिशिएंसी पे, वो डिपेंड करती है एबिलिटी पे, वो डिपेंड करती है कि वो गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा ऑनेस्ट है ऑफ इट्स ब्यूरोक्रेट्स। सो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कोई भी गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगी। नाउ कमिंग टू लेसन एको। सो लेसन एको में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कौन होते हैं, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज होते हैं स्टेट के। फिर हमने देखा कि जो विधानसभा है वो लोअर हाउस है किसका बच्चों, स्टेट लेजिस्लेचर का। नॉर्मली हमने जो टेन्योर देखा लेजिस्लेटिव असेंबली का वो 5 years का होता है, और जो हेड ऑफ द स्टेट जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, वो आपके गवर्नर होते हैं। नाउ अगर हम देखें तो किसी भी गवर्नमेंट को सक्सेस होने के लिए वो किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एफिशिएंसी, एबिलिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ब्यूरोक्रेट्स पे। सो ये थे सारे आपके लेसन एको के पॉइंट, और इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।